जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 12.2 और 12.2 का एक भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व नहीं करूंगा। तो भाई मैं करूंगा क्या? घास काटने आया हूं? नहीं, कुछ बताने आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 12.2 को सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन समझ लेना जरूरी है। किसका? तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का। इसमें जितने भी फॉर्मूला आएंगे उसको हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। जब तक हम फॉर्मूला पूरा कवर नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो 12.2 है ना उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 12.2 को अच्छे से जितने भी क्वेश्चन उन सभी को अगर अच्छे से सॉल्व करना है ना यार, तो भाई ये वीडियो ना देख करके ही जाना, तभी प्रवेश करना उसमें, नहीं तो नहीं। हाँ, तो इसमें समझाने वाला हूं मैं परिधि, क्षेत्रफल, चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। ये सब क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए परिधि, क्षेत्रफल ये तो समझ जाएंगे। यहाँ जो चाप देख रहे हैं एक लघु चाप होगा, एक दीर्घ चाप होगा। ठीक है, वृत्तखंड भी एक जो होगा लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड, और ये भी जो त्रिज्यखंड है ये एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड है ना। तो ये होगा, तो इसका और इसका ये दो होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा यार परिधि के बारे में। क्या बताऊंगा? परिधि के बारे में। तो हम परिधि को ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर हम एक सर्कल बनाते, क्या बनाते भाई? एक सर्कल बना लेते हैं। लो भाई एक सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, सर्कल बोले तो वृत्त है ना, ये गोल है, राउंड है, ये वृत्त हो गया। अब इस सर्कल में ये जो देख रहे चारों साइड से ये जो आप देख रहे हैं यही तो हमारे पास क्या है? परिधि है। ये क्या है? परिधि है। ये जो साइड से राउंड राउंड घूम रहा है ये वृत्त की परिधि है। क्या ये? परिधि। तो हम लिख देते हैं परिधि। ओके, मैंने लिख दिया परिधि। ओके, अगर और बीच में ये जो गैप देख रहे हैं ये क्षेत्रफल, जहां अब अगर ये बाउंड्रिंग है तो भाई आप में इसमें कूदो फानो, जो करना है करो, क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेलो, है ना। तो ये हमारे जो जगह है स्पेस बच गया है, ये हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल है। ये क्या है? क्षेत्रफल, राइट। तो इसी दोनों को हम पहले समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होता है। क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? तो यहां पे हम लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आपको एक कुछ बात ध्यान रखना होगा कि इसका अनुपात होता है, रेशियो, कि परिधि बटा व्यास। क्या होता है? परिधि बटा व्यास। इस टाइप से अगर चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये रेशियो है। परिधि बटा व्यास होता है जो किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम कैसे निकालेंगे? इसके नीचे 1 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 रखें तो हम क्या करेंगे? 1 से परिधि में गुना करेंगे तो हम लिखेंगे परिधि। ओके, अब बराबर पाई से व्यास में गुना करेंगे तो हम लिखेंगे पाई गुने व्यास। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि इसमें भाई व्यास कौन है। तो ये जो सर्कल देख रहे हैं, देखिए ये परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होती है वो व्यास कहलाती। तो ये क्या हमारे पास? व्यास। क्या भाई? एक ये व्यास है। ठीक है, अब इस व्यास में ये जो व्यास देख रहे हैं ये त्रिज्या अगर आपसे पूछे तो इसमें कितने त्रिज्या होंगे? त्रिज्या तो इसमें अनगिनत है, लेकिन इस व्यास जो देख रहे थे केंद्र ये होता है। अब केंद्र से इस साइड में एक त्रिज्या हो गया और इस साइड में एक त्रिज्या हो गया, यानी व्यास जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है। इतना तो समझ गए कि व्यास कितने त्रिज्या के बराबर होते हैं? भाई 2 त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। ओके, तो जब 2 त्रिज्या के बराबर होता है व्यास तो हम यहाँ पे लिख सकते पाई और गुने में व्यास कितने त्रिज्या के बराबर? 2 त्रिज्या, यानी एक बार 2 बार, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट 2 बार हम लिख सकते हैं कि ना। हो गया 2 बार के बराबर 2 बार, है ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई सही से अगर करेंगे तो पाई से 2 में गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको पाई या 2 पाई आर लिख सकते हैं। 2 पाई आर ऐसे सजा करके लिख दीजिए। तो ये देखिए वृत्त की जो परिधि मैंने निकाला 2 पाई आर, यही फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। ये समझ गए? अच्छा, इसी में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और मैंने यहाँ जो बीचों बीच बनाया था वो व्यास। ठीक है, और एक होता है कि एक वृत्तखंड जब बनाते हैं इस तरीके से, इसको हम कहते हैं क्या? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। तो यही जीवा, ये छोटा जीवा हो गया, इससे फिर ये बड़ा जीवा हो गया, ये फिर इससे बड़ा जीवा हो गया। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा वृत्त के यहां से यहां तक आएगा। ये जो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यास कहते हैं। ठीक है, ये जीवा है, यही जीवा अगर जितना खींचेंगे ऊपर तक जाएंगे तो यहाँ एक समय ऐसा आएगा
कि ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, पूरे बीचों बीच ये जो जीवा है ये व्यास कहलाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि भाई वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो आंख बंद करके बोलना कि भैया क्या होता है, अरे व्यास से तो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या, क्षेत्रफल। तो आइए हम क्षेत्रफल समझ लेते हैं। क्षेत्रफल समझने के लिए ये इस बीच में क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, ये सब क्षेत्रफल है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, आर क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि भाई जो पाई जो होता है मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ तो यार देखो मैं आपको बताने वाला हूं अभी क्या, कि कुछ बच्चे कहते हैं कि जो पाई जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। और इसका मान ले लिया गया 22/7 जो कि क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 22/7 से अगर 22 में भाग दोगे तो 3.14285 और फिर रिपीट होगा 14285, यानी रिपीट होगा तो इसमें हम रेकरिंग लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि जिस संख्या पे अगर बार लग जाए यानी रेकरिंग लग जाए तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। और ये पाई का जो वैल्यू देखिएगा ना 3.1461, यानी ये ना रिपीट कभी होगा ही नहीं, ये आता ही रहेगा, है ना। यानी आपकी कॉपी कलम खत्म हो जाएंगे फिर भी इसका जो है ना वैल्यू निकलता ही रहेगा। ठीक है, अरे सुपर कंप्यूटर भी यार फेल हो गया इसके सामने, पाई का वैल्यू निकालते निकालते। कितने गणितज्ञ भी मर चुके हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, वो भी अपना सर्च करते करते अपना जिंदगी को खो दिए, है ना। बहुत ऐसे गणितज्ञ हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट है जो उन्होंने क्या किया, इस पर सर्च किया, रिसर्च किया, लेकिन पाई का वैल्यू अभी तक निकलता रह गया। ठीक है, जैसे समय बीतता रह गया तो इसका भी वैल्यू निकलता रह गया। ठीक है, तो पाई का वैल्यू आखिर 22/7 क्यों रखा गया, आपके मन में एक सवाल आएगा। इसलिए रखा गया कि जब पाई का वैल्यू अगर देखोगे 3.14 यानी 2 अंक मिलता है, और इसका भी अगर 22/7 को हम भाग देते हैं 3.14, यहाँ तक ये मिल जाता है 2 अंक। इसीलिए रखा गया कि पाई का वैल्यू चलो भाई 22/7 रख दो, नहीं तो मेंसुरेशन बेचारा उदास हो जाएगा, उसे वो क्या होगा, बनेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब देखते होइएगा कि जब तक कहाँ ना जाए पाई का मान 22/7 लेते जाओ, और नहीं तो कह दिया कि पाई का वैल्यू 3.14 लो तो लेकर के ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। तो ये आ गया, ये समझ गए। अब चलिए हम चाप, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में चलते हैं। ठीक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो यार ले लो। हाँ तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज और छोड़ दिया, कि जैसे कि मैंने सर्कल बनाया था, अगर आपसे पूछे कि भैया अर्धवृत्त की परिधि बताओ, अर्धवृत्त की परिधि का ये परिमाप, तो अर्धवृत्त आधा यानी इसको उड़ा दो, है ना, उड़ा दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। भाई अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, आपसे पूछे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है तो क्या बताओ, अर्धवृत्त की परिधि हम कैसे निकालेंगे। देखो निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये जो परिधि हाफ जो देख रहे हैं, इस ये जो होता है ना किसके बराबर होता है, तो पाई आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई आर के बराबर। ठीक है, मैंने लिख दिया। और ये जो व्यास देख रहे हैं, ये व्यास, तो व्यास जो देख रहे हैं इसमें कितने त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है, कि यहाँ त्रिज्या है कि यहाँ त्रिज्या, 2 त्रिज्या के बराबर। तो ये दोनों त्रिज्या इसमें देखो ये पूरा जुट जाएगा, तो ये पूरा कितने के बराबर होता है, पाई आर के बराबर, और ये भी पूरा इसमें जुट जाएगा। तो आर कितना होगा, 2r, प्लस में 2r जोड़ दो। ठीक है, अगर इसमें कॉमन लेंगे तो r कॉमन लेंगे तो पाई और प्लस में 2 आ जाएगा। यही वृत्त की क्या होती है, परिधि। ठीक है, और वो जो मैंने पहले निकाला था अर्धवृत्त की परिधि हो गया, और एक जो निकाला था वृत्त की परिधि क्या निकाला था, 2 पाई आर। अगर अर्धवृत्त है तो इसमें 2 से आधा कर, 2 से 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा पाई आर। ये भी फॉर्मूला और ये भी फॉर्मूला। ठीक है, दोनों पे आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा वर्कर ये ज़्यादा काम करता है, ये बहुत कम काम करता रहता है मेंसुरेशन में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आप समझ गए अर्धवृत्त की परिधि। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो यार अब देख लो, अब हम समझेंगे चाप के बारे में। तो चाप, चलिए पहले एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बना है। अब ये मान लेते हैं कि चाप एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, ये बीच में केंद्र है, क्योंकि केंद्र जब हम प्रकार लेंगे तो यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे, जो घुमाते वही तो चाप होता है ना, जो घुमाते हैं तो, है ना। तो अगर यहाँ केंद्र है, यहाँ पर से रखेगा एक कागजी से और घुमाएंगे तो यहाँ तक आएगा। मान लो कि ये और ये बी, तो ए बी हो गया चाप, तो इस केंद्र को मिला दो। क्या मिला देंगे, केंद्र को मिला दिए। अब ये जो चाप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
इस चाप की लंबाई क्या होता है? अब बताएगा कि वृत्त की चाप की लंबाई क्या होता है। चाप की लंबाई फॉर्मूला आता है, चाप की वृत्त की चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, ये अगर आपसे पूछे तो क्या बता। देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो फॉर्मूला होता है समझना। इसमें देखो एक होता है क्या कि एक दीर्घ चाप की लंबाई, एक होता है लघु चाप की लंबाई, लेकिन फॉर्मूला एक ही होता है दोनों का, ठीक है। तो भाई हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा दीर्घ चाप है और कौन सा लघु चाप है? तो समझने की बात समझिए, यहाँ पे अगर 180 डिग्री से, कितना डिग्री से, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम कितना भी है, तो समझ जाना वो हो गया लघु चाप। क्या हो गया? लघु चाप की लंबाई, ठीक है। अगर 180 से बड़ा डिग्री हो, 180 से कोई बड़ा, जैसे कि 180 से अधिक होना चाहिए, इसमें अगर अधिक हो गया तो वो समझ जाना दीर्घ चाप हो गया। थीटा जब दिया रहता है, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना यार, थीटा का मान दिया जाता है, ये थीटा यानी कोण का मान दिया जाता है 90 डिग्री, 270 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, इस तरीके से। तो देखना कि 180 डिग्री से छोटा है तो समझ जाना कि संगत चाप है, ठीक है। 180 डिग्री से कोण बड़ा है तो समझ जाना कि वो क्या है, दीर्घ चाप है, ठीक है। संगत कह रहा है तो लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा, ये बीच में कोण होता है, थीटा बटे 360 डिग्री, और पाई 2 पाई आर, क्या लिखेंगे? 2 पाई आर, ठीक है। तो इस कोण को समझते हैं। देखिए भाई ये थीटा मैंने क्यों लिखा, थीटा यहाँ पे देखिए कितना भी कोण दे सकता है इसके लिए, और ये 360 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि इसका जो परिधि होता है, ये चाप यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ये पूरा जो घूमता है ना, वो कितना डिग्री के कोण पर घूम जाता है? 360 डिग्री। एक जो सर्कल होता है गोल ना, वो कितना डिग्री कोण पर घुमा रहता है? तो 360 डिग्री कोण पे, इसलिए मैंने लिखा 360 डिग्री। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, मैंने लिख दिया 2 पाई आर, ओके। तो ये हमारे पास आ गया थीटा बटे 360 डिग्री 2 पाई आर। तो अगर आपसे पूछे कि लघु चाप की लंबाई या दीर्घ चाप की लंबाई, तो यही फॉर्मूला आजमाना कि थीटा बटे 360 डिग्री और 2 पाई आर। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आर का मान और थीटा का मान, तो कहेगा चाप की लंबाई ज्ञात करें, तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चाप समझ गए। अब इसमें हम समझ लेते हैं कि वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं त्रिज्यखंड के बारे में, ठीक है। ये त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है, तो समझ लेते हैं। जैसे कि सर्कल होता है, क्या होता है? ये सर्कल, ठीक है। अब ये केंद्र होता है बीच में, जब सर्कल बनाते हैं तो बीच में तो केंद्र होगा ही, क्योंकि पेज प्रकार से घुमाएंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ये क्या किया, 2 तिर्जा खींचा। तो तिर्जाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल से, तिर्जा से घिरे हुए क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या कहलाता है? तो त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? त्रिज्यखंड। ये हमारे पास त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। अब त्रिज्यखंड का आपसे पूछे, इसमें भी एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। ये ऊपर वाला जो हो गया ये दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये जो हो गया लघु यानी छोटा, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? ये मिटा देते हैं हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो कोण होता है थीटा, तो मैंने थीटा लिखा, और ये जो पूरा अगर घूम जाएगा तो कितना डिग्री? 360 डिग्री, मैंने 360 डिग्री लिखा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। तो हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री, ओके, और पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आ गया, ओके। हाँ तो भाई इसमें समझना क्या है? समझने वाली बात यह है कि ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अगर आप कहो लघु, ठीक है, क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यही रहेगा, और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो यही रहेगा, ठीक है। तो कंडीशन कब है, कैसे हम समझेंगे कि कौन लघु है कौन दीर्घ है? समझने वाली बात है कि अगर थीटा का मान यहाँ पे अगर 180 डिग्री से कम दिया है, जैसे कि 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 170 डिग्री, ऐसा अगर मान ली दे दिया जाए, तो समझ जाना कि 180 डिग्री से कम है, तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। 180 डिग्री से ऊपर अगर बड़ा दे दिया तो समझ जाना वो दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो यही फॉर्मूला से हम निकालेंगे, आपको थीटा पहले से दे रखा रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत आसान लगेगा ये, और सोल्व हो जाएगा एकदम आसानी तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं वृत्त खंड के बारे में, ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं। फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा, मिटा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ तो यार अब समझते हैं और समझो, हम समझाते हैं और आप समझिए। ये सर्कल है, ठीक है, गोल अंडा, बहुत अच्छा बन गया गोल अंडा। तो ये सर्कल है, ठीक है।
और सर्कल में बीच में केंद्र होता है, कोई मतलब नहीं। हमें तो समझना है वृत्तखंड। यहाँ से एगो जीवा खींच देंगे, समझ जाना कि ये वृत्तखंड हो गया, ये बड़ा वृत्तखंड और ये छोटा वृत्तखंड, ठीक है, यानी दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। तो भाई वृत्तखंड का हम अगर आपसे पूछे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल हम समझेंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो कैसे समझेंगे, तो ये जो केंद्र होता है यहाँ से इसको हमें पहले मिलाना पड़ेगा, मैंने मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर गौर से देखोगे तो ये जो, अगर आपसे पूछे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड, इसमें ऐसे रख दो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जवाब क्या दोगे। अगर हम इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड, क्या, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे। सिंपल सी बात है, गौर से देखो, यहाँ से अगर इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से ये चाप जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है, तो ये आपको क्या नजर आए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको एक, अगर इसको मिटा करके देखोगे गौर से तो ये एक आएगा तिर्यखंड, क्या नजर आएगा, एक तिर्यखंड। तो हम लिखेंगे क्या, बराबर में तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये नजर आएगा आपको क्या, त्रिभुज, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, घटा देंगे तो यह वाला हमारा निकल जाएगा, है ना, तो घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा कि त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री अब पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाएंगे तो कौन से त्रिभुज का, तो देखो कोण दिया रहता है, अगर थीटा 60 डिग्री दे रखा है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है तो वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को हम लिखेंगे माइनस के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर, ये लिखेंगे। अगर ये 90 डिग्री दे रखा है तो समझ जाना कि समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, मतलब थीटा के अनुसार से हम त्रिभुज इसका, किसका, हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम बदल रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसी कोई जुगाड़ हम आपको बताते हैं जो ये लोचा जो है ना वो खत्म हो जाए, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बार बार हमको बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, फॉर्मूला, ट्रिक नहीं फॉर्मूला है कि अगर जब ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे ना तो ये सब नॉट वर्क, लिखने की जरूरत ही नहीं, बस आपको लिखना क्या, थीटा बटे 360 डिग्री पाई स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बस ये फॉर्मूला लिख दीजिए, काम बन जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो इसी फॉर्मूला रखिएगा हमेशा, कोई भी थीटा दिया हो यही रखिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बनाएंगे ना, सब समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ गया, ओके, तो आप समझ गए। हाँ, अगर आपसे पूछे कि भैया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ मतलब ये बड़ा, ये जो देख रहे हैं बड़ा, ठीक है, तो बड़े वाले का हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत आसान होता है निकालने के लिए, आइए हम आपको बताते हैं। भाई मैं आपको बताऊंगा दीर्घ, किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया, अब माइनस आपको घटा देना है किसका, तो संगत, ये जो देख रहे हैं वृत्त, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो वृत्तखंड ये लघु छोटका, यानी पूरे में से अगर इतना निकाल देंगे तो ऊपर जितना भी है ये हमारे पास बच जाएगा वृत्तखंड बड़का, है ना, वो निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, संगत, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, वो रख देंगे, घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये सब फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, और जब हम चैप्टर सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको समझा सकते हैं, और मुझे भी समझाने में मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कंजूस बिल्कुल मत बनना, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर देना, वो भी फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।